हेलो डियर फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये जो पर्टिकुलर चीज़ है ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। तो आज का डिस्कशन जो हम करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको बेहद ही बारीकी से पढ़ाने वाला हूँ। बहुत बेसिक से हम जाने वाले हैं। जैसे कि आपको केमिस्ट्री का सी भी मालूम नहीं है, ये समझकर मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम करते क्या है, जो भी पर्टिकुलर एटम हमारे पास होता है उस पर्टिकुलर एटम का एटॉमिक नंबर जो होता है उस एटॉमिक नंबर के हिसाब से हम कहते हैं कि उसमें उतने इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे कि मान लो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। सो सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये 11 इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक ऑर्बिटल में फिल करना। अभी एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल आया कहाँ से, तो ये सभी चीज़ों की जानकारी हमें यहाँ पर लेनी है। तो इसलिए एक ही लेक्चर में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा ऐसा हम नहीं कह सकते। तो आपको 2, 4, 5, 6 लेक्चर्स यहाँ पर अटेंड करने होंगे और तभी जाकर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से लिख पाओगे। जैसे कि देखो बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या बताया वाला है, एक स्मॉल चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। जैसे कि एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिसको हम एओज कहेंगे, हमारा शॉर्ट फॉर्म है एओज, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करना मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोला मैंने बेटा कि फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटॉमिक ऑर्बिटल्स, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हमें एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से अरेंज करना होता है। यानी ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जिनको हमने एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से अरेंज किया है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स अरेंज किए हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करना मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। जैसे कि देखो 1s नाम का एटॉमिक ऑर्बिटल है, उसके बाद में एनर्जी के हिसाब से आएगा 2s। तो जैसे जैसे हम आगे आगे जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी जो है वो क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है। तो 1s के बाद में 2s आया, 2s के बाद में 2p आता है, 2p के बाद में 3s आता है, 3s के बाद में 3p आता है, उसके बाद में 4s होता है, 3d होता है, 4p, उसके बाद में आएगा 5s, उसके बाद में आएगा 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d और 7p। 1s से लेकर 7p तक ये जो ऑर्डर हमने लिखी है इसको हम कहते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल का इंक्रीजिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू एनर्जी। अब देखो बेटा, यहाँ पर जहां जहां आपको यस नजर आ रहा है, यस, तो इस यस में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हम रख सकते हैं, तो इसका जवाब है यस में मैक्सिमम हम 2 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं। मैक्सिमम की बात मैं कर रहा हूं, मिनिमम आप 1 इलेक्ट्रॉन भी रख सकते हो या फिर आप 0 इलेक्ट्रॉन भी रख सकते हो या इलेक्ट्रॉन नहीं भी रख सकते हो। जहां जहां आपको P नजर आ रहा है, जहां जहां आपको P नजर आ रहा है, यानी कि 2p है, 3p है, 4p है, यहाँ पर 5p है, 6p है और 7p है, तो P में आप मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर भर सकते हो। इलेक्ट्रॉन्स 5 भी आप भर सकते हो, 4, 3, 2, 1। ओके, जहां जहां आपको D नजर आ रहा है, जहां जहां हमें D नजर आ रहा है वहां पे हम कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, तो इसका जवाब है D में मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूं, 10 इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ पर भर सकते हैं। और जहां जहां आपको F दिखाई दे रहा है तो F में मैक्सिमम हम
कितने इलेक्ट्रॉन्स फील कर सकते हैं, तो 14 इलेक्ट्रॉन्स हम फील कर सकते हैं। तो ये हो गई कैपेसिटी। इंक्रीजिंग ऑर्डर एटॉमिक ऑर्बिटल्स का हमने यहाँ पर लिखा है, और इसका कैपेसिटी मैंने आपको बता दिया है कि S में 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम, P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स, D में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स और F में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये सब आया कहाँ से, ये अगर हमें लर्न करना है तो बेसिक से, बहुत बेसिक से हमें जाना होगा। और इसीलिए मैंने आपको बोला कि मैं शुरू से आपको बहुत बेसिक में यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। जैसे कि देखो फॉर एग्जाम्पल, मान लो हमारे पास सोडियम है, सोडियम ग्रुप 1 एलिमेंट है, यस ब्लॉक एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर है 11, यानी कि 11 इलेक्ट्रॉन्स हमें फील करने हैं। सोडियम के 11 इलेक्ट्रॉन्स हमें फील करने हैं, तो कहाँ हम फील करने वाले हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स में। तो एटॉमिक ऑर्बिटल का ऑर्डर अभी हमने देखा, तो लेट अस स्टार्ट द फीलिंग ऑफ 11 इलेक्ट्रॉन्स इन द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो देखो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हम ऐड करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो s p d f उसके सर के ऊपर लिखने होते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है 1s, उसके सर के ऊपर 2 मैंने लिखा है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स 1s में गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स 2s में गए, और आगे के जो 6 इलेक्ट्रॉन्स है वो 2p में गए, और उसके बाद में आता है 3s, एक ही इलेक्ट्रॉन अभी बचा है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पर लिख देंगे। यानी कि टोटल 11 इलेक्ट्रॉन की फीलिंग हमने यहाँ पर की है। अब ये ऐसा पूरा लिखना मतलब होता है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको हम कहते हैं सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपको ये सब जानना है, 1s कहाँ से आया, 2s कहाँ से आया, 2p कहाँ से आया, 3s कहाँ से आया, 4f कहाँ से आया, 5f कहाँ से आया, तो इसके लिए हमें बहुत बेसिक में जाना पड़ेगा। वो मैं आपको पढ़ाने ही वाला हूँ। जस्ट मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या सीखना है। तो जैसे कि देखो, और एक एग्जांपल मैं आपके सामने यहाँ पर रखता हूँ। फॉर एग्जांपल सपोज हमारे पास है फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, यानी 9 इलेक्ट्रॉन्स हमें यहाँ पर फील करने हैं। तो ये 9 इलेक्ट्रॉन्स हम फील करेंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर हमारे पास है, तो उसमें हम फील करेंगे। तो देखो बेटा, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स गए, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स गए, 2p में 5 इलेक्ट्रॉन्स गए। टोटल हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन्स थे। 9 इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग हमने यहाँ पर कर दी है। ऐसा जो लिखना होता है इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल में जो भरना होता है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो इस तरीके का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें डिस्कस करना है। ओके, अब देखो बेटा, सपोज मान लो और एक एलिमेंट मैं आपके सामने यहाँ पर रखता हूँ, Mn मैग्नीज का एटॉमिक नंबर है 25, यानी 25 इलेक्ट्रॉन्स हमें फील करने हैं। तो 25 इलेक्ट्रॉन्स हम फील करते हैं। लेट अस स्टार्ट। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 6 इलेक्ट्रॉन, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3d में 5 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे कुल मिलाकर टोटल 25 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हो चुके हैं। ये पूरा 1s से लेकर 3d तक जो हमने लिखा है, इसको हम कहेंगे Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको हम क्या कहने वाले हैं, Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इस तरीके से हमें लिखना होता है। थोड़ा बेसिक में जाएंगे हम, बहुत डिटेल में हम देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स है वो आए कहाँ से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में 3 पार्ट्स होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन है वो टोटली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड है, तो वही हम डिस्कस करने वाले हैं। और उसके लिए ये सब चीज़ें आई कहाँ से वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में केमिस्ट्री क्या है, ऐसा अगर आपको किसी ने पूछा तो आप क्या कहोगे बेटा? तो आपको ये बोलना है कि केमिस्ट्री का मतलब होता है स्टडी ऑफ मैटर। स्टडी ऑफ मैटर, मैटर का स्टडी करना मतलब केमिस्ट्री होता है।
अब जिन बच्चों को ये नहीं पता कि व्हाट इज मीन बाय मैटर, बहुत सारे बच्चों को पता है मैटर क्या होता है, तो एक बहुत ही सरल शब्दों में मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि मैटर का मतलब क्या है। तो देखो बेटा, जो भी चीज़ें हमें हमारी खुली आंखों से दिखती है उसको हम कहेंगे मैटर। एनीथिंग दैट कैन बी सीन थ्रू आवर नेकेड आई, उसको हम कहेंगे मैटर। तो ये रफ डेफिनेशन हो गया। प्रॉपर डेफिनेशन हम क्या कहेंगे? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। एनीथिंग, इस वर्ल्ड में जो भी चीज है, वो कौन सी भी चीज, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, इसको हम कहेंगे मैटर। खुली आंखों से जो भी हमें दिखता है, नेकेड आई से जो भी हमें दिखता है, उसको हम मैटर कहेंगे। जिसको मास है, जो स्पेस ऑक्यूपाई कर सकता है, उसको हम मैटर कहेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? कंपोजिशन ऑफ मैटर। मैटर का कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ मैटर, ऐसा अगर हमें पूछा जाए तो आपका जवाब क्या होगा? यह भी बहुत सारे बच्चों को मालूम है, कंपोजिशन ऑफ मैटर। तो याद रखो बेटा, मैटर का कंपोजिशन जो है वो है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ये कंपोजिशन है मैटर का। अब बहुत सारे बच्चों को ये भी पता होगा कि एटम, ये जो पर्टिकुलर वर्ड है, ये वर्ड किससे रिलेट करता है? ये वर्ड एलिमेंट से रिलेट करता है। एटम इज रिलेटेड टू एलिमेंट। एलिमेंट से रिलेटेड जो है उसको हम एटम कहेंगे। मॉलिक्यूल जो है, ये मॉलिक्यूल किससे रिलेट करता है? तो ये कंपाउंड को रिलेट करता है। कंपाउंड का एक पर्टिकुलर पार्ट हम कहेंगे, स्मॉलेस्ट पार्टिकल हम कहेंगे कंपाउंड का, जिसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल। एटम को हम ऐसा भी कह सकते हैं, ऐसा भी आप डिफाइन कर सकते हो एटम को, अल्टीमेट पार्टिकल। अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट का अल्टीमेट पार्टिकल विच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। एटम को इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। तो अल्टीमेट का मतलब क्या है, यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि देखो बेटा, एलिमेंट अगर हमारे पास है, कोई भी एलिमेंट अगर हमारे पास है, उसको अगर हमें बारीक पीसेस में कन्वर्ट करना है तो हम उसको बारीक पीसेस में कन्वर्ट करते रहे, तो एक समय ऐसा आएगा कि उस पर्टिकुलर समय के बाद उस पर्टिकुलर एलिमेंट का हम बारीक पीसेस में कन्वर्जन नहीं कर पाएंगे। वो जो पर्टिकुलर लास्ट स्टेज है, जिसके आगे हम उस पर्टिकुलर एलिमेंट को बारीक पीसेस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उस लास्ट स्टेज में जो एलिमेंट का हम पार्टिकल कंसीडर करते हैं उसको हम एटम कहते हैं। और इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, ये जो होता है वो एटम होता है। मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है? अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड। अल्टीमेट पार्टिकल, अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड, इसको हम कहेंगे मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल को इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, एटम को हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मगर मॉलिक्यूल इज हैविंग एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ओके, तो कंपोजिशन ऑफ मैटर में आपको बताना है एटम और मॉलिक्यूल। एटम का मतलब होता है अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, एटम एलिमेंट से रिलेटेड करता है। मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का मतलब होता है अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड, और मॉलिक्यूल जो है वो कंपाउंड को रिलेट करता है। अगर सपोज आपको ऐसा पूछा जाए व्हाट इज मीन बाय केमिस्ट्री, साइंटिफिकली केमिस्ट्री का डेफिनेशन अगर आपको पूछा जाए तो आपको क्या बताना है? केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री का डेफिनेशन सभी को आना ही चाहिए। जैसे कि देखो, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ। पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात, साइंस की ब्रांच है, ये डील करता है किसमें? स्टडी ऑफ कंपोजिशन ऑफ मैटर। कंपोजिशन ऑफ मैटर, मैटर का कंपोजिशन क्या है,
ये सबसे अहम बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, मैटर का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैटर के कौन से प्रॉपर्टीज है, इसके बारे में जानकारी हम केमिस्ट्री का यूज करके ले सकते हैं। चौथी इंपॉर्टेंट बात, स्टडी ऑफ चेंजेस विच मैटर अंडरगोज अंडर डिफरेंट कंडीशंस। स्टडी ऑफ चेंजेस, स्टडी ऑफ चेंजेस विच मैटर अंडरगोज under different conditions, under different conditions। तो देखो बेटा, अलग अलग कंडीशन का यूज करके हम मैटर का एक स्टेट दूसरे स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है, सॉलिड का कन्वर्जन हम लिक्विड में कर सकते हैं और लिक्विड का कन्वर्जन हम गैस में कर सकते हैं। गैस का कन्वर्जन हम फिर से लिक्विड में कर सकते हैं, लिक्विड का कन्वर्जन फिर से हम सॉलिड में कर सकते हैं। तो अगर हमें सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्जन करना है तो हमें हीट प्रोवाइड करनी होती है, लिक्विड का गैस में करना है तो भी हीट प्रोवाइड करनी होती है। गैस का अगर लिक्विड में करना है तो कूल कंडीशन हमें यूज करना होता है, लिक्विड का सॉलिड में अगर कन्वर्जन करना है तभी हमें कूल कंडीशन यूज करना होता है। तो यहाँ पर ये अलग अलग जो चेंजेस है उसका भी स्टडी करना मतलब केमिस्ट्री ही होता है। जैसे कि मान लो सपोज आप सॉलिड का कन्वर्जन लिक्विड में कर रहे हो, तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को आप क्या कहोगे, इसको आप कहोगे मेल्टिंग। इसको आपको क्या कहना है, मेल्टिंग। अगर मान लो आप लिक्विड का कन्वर्जन गैस में कर रहे हो तो इसको आप क्या कहोगे, इसको आप कहोगे इवैपोरेशन। इवैपोरेशन, या इसको आप कह सकते हो बॉइलिंग, बॉइलिंग, या फिर इसको आप कह सकते हो वेपराइजेशन। अकॉर्डिंग टू कंडीशन वी जस्ट हैव टू चूज द वर्ड इवैपोरेशन, बॉइलिंग एंड वेपराइजेशन। अगर मान लो आपको गैस का कन्वर्जन लिक्विड में करना है तो इसको हम कहेंगे कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। अगर मान लो लिक्विड का कन्वर्जन आप सॉलिड में कर रहे हो तो इसको आप कहोगे फ्रीजिंग। फ्रीजिंग। अगर मान लो आप सॉलिड का कन्वर्जन डायरेक्टली गैस में कर रहे हो विदाउट अंडरगोइंग लिक्विड स्टेज तो इसको आप कहोगे सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। अगर आप गैस का कन्वर्जन डायरेक्टली सॉलिड में कर रहे हो विदाउट अंडरगोइंग लिक्विड स्टेज तो इसको आप कहोगे डिपोजिशन। इसको आप कहोगे डिपोजिशन, या फिर इसी को आप कह सकते हो रिवर्स सब्लिमेशन। रिवर्स सब्लिमेशन, ये भी आप इसको कह सकते हो। तो कौन से प्रोसेस में कौन सी स्टेट बदलती है, ये सभी चीज़ों का स्टडी करना मतलब केमिस्ट्री होता है। और पांचवा जो मुद्दा है जो केमिस्ट्री के डेफिनेशन में आना चाहिए वो है स्टडी ऑफ लॉज। स्टडी ऑफ लॉज which govern these changes। यानी केमिस्ट्री के अलग अलग स्टेट्स है ना, पदार्थ के जो अलग अलग स्टेट्स होते हैं उनका जो बदलाव यहाँ पर है, उन बदलाव को बढ़ावा कौन दे रहा है, कौन से लॉज है, कौन से जनरलाइजेशंस है, उन सभी का स्टडी करना मतलब केमिस्ट्री होता है। तो केमिस्ट्री में ये सभी चीज़ें आपको आने वाली है। दूसरी महज इम्पोर्टेंट बात क्या है कि सपोज क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ये भी आपको 8th स्टैंडर्ड में हुआ है। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ये भी हम देखेंगे शॉर्ट में। तो मैटर हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक है फिजिकल मेथड, फिजिकल मेथड, और दूसरा है केमिकल मेथड, केमिकल मेथड।
फिजिकल मेथड में फिजिकल स्टेट का यूज करके हम कह सकते हैं कि मैटर 3 तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं, सॉलिड, दूसरा इंपॉर्टेंट है लिक्विड, और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है गैस। सॉलिड के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं और इसलिए सॉलिड को डिफिनाइट मास होता है, डिफिनाइट शेप होता है। लिक्विड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो थोड़ा सा कम होता है और गैस के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनमें अट्रैक्टिव फोर्स जो होता है वो बेहद ही कम होता है और इसलिए इनको रैंडम मोशन होता है। गैस के पार्टिकल्स एक जगह पर नहीं रुक सकते। अगर इनको एक जगह पर रोकना है तो आपको एक पर्टिकुलर सिलेंडर में उनको कन्फाइन करना होगा, तभी जाके ये गैस के मॉलिक्यूल एक जगह पर रुक सकते हैं। इनको है रैंडम मोशन, दे आर हैविंग अ रैंडम मोशन। अब केमिकल मेथड का उपयोग करके भी हम मैटर को क्लासिफाई कर सकते हैं। पहली इंपॉर्टेंट बात, प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। प्योर सब्सटेंस को आप फर्दर क्लासिफाई कर सकते हो 2 चीजों में, दैट इज एलिमेंट, एलिमेंट एंड कंपाउंड, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट को फर्दर आप क्लासिफाई कर सकते हो मेटल, नॉन मेटल, और तीसरी इंपॉर्टेंट बात है मेटलॉइड, मेटलॉइड्स। हमारा जो पीरियोडिक टेबल है उसमें बहुत सारे मेटल्स है, थोड़े बहुत नॉन मेटल्स है और बहुत कम मेटलॉइड्स है। कंपाउंड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे तो कंपाउंड भी 2 तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लिविंग थिंग से जो कंपाउंड्स मिलते हैं उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहेंगे और नॉन लिविंग थिंग से जो कंपाउंड्स मिलते हैं उनको हम कहेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में आपको जानकारी मिलने वाली है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसमें आप कार्बन और हाइड्रोजन के अलग अलग डेरिवेटिव्स और उसके कंपाउंड्स को डिस्कस करने वाले हो। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको अदर देन कार्बन जो एलिमेंट्स है उनका पढ़ाई यहाँ पर करना है, जो आगे जाकर आप करने वाले हो। मिक्सचर्स, मिक्सचर्स को हम 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। पहला है होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस यानी 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस अगर हम एक साथ मिक्स करेंगे तो एक सिंगल फेज हमें मिलता है। जैसे कि अगर मान लो मैंने वाटर लिया है ग्लास में और उसमें मैंने नमक या फिर शक्कर ऐड की, तो इसका मतलब वो एक दूसरे में घुल मिल जाएंगे और एक सिंगल फेज हमें दिखाई देगी। ऐसा जहाँ पर बनता है उसको हम कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है हेटेरोजीनियस मिक्सचर, हेटेरोजीनियस मिक्सचर, हेटेरोजीनियस 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस अगर हम एक दूसरे में मिक्स करते हैं तो 2 या 2 से ज़्यादा फेजेस हमें वहाँ पर दिखाई देंगे। वैसा अगर है तो उसको हम कहेंगे हेटेरोजीनियस। अगर वाटर हमने लिया है और उस वाटर में आपने सिलिका ऐड किया है या सैंड ऐड की है तो वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा, तो आपको क्लियर कट समझ में आएगा कि 2 फेजेस वहाँ पर है और हम कह सकते हैं कि उस पर्टिकुलर सिस्टम में 2 पर्टिकुलर सब्सटेंसेस है। तो इस तरीके से हम मिक्सचर को क्लासिफाई करेंगे होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस में। तो ये सब आपने 8वीं या 9वीं में पढ़ा ही होगा, ये बताना यहाँ पर ज़रूरी था क्योंकि केमिस्ट्री हमें पढ़ना है यहाँ पर, तो ये सब चीज़ें पहले से मालूम है ही हमें, मगर एक जस्ट मैंने आपको यहाँ पर रिवाइज करके दिया है। तो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है बेटा जो हमें फोकस करना है वो है एटम। एटम पर हमें फोकस करना है। अभी मैंने आपको बोला कि एटम ये जो वर्ड है ये एलिमेंट से रिलेट करता है। एलिमेंट का अल्टीमेट पार्टिकल, अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, अल्टीमेट पार्टिकल, अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। एटम एलिमेंट से रिलेट करता है, तो जो हमारा एलिमेंट है
each and every element which is there in the periodic table, it will going to possess an atomic weight. इसी को हम कहते हैं एटॉमिक मास, इसी को हम कहेंगे एटॉमिक मास। एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास हर एक एलिमेंट की खासियत है, एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक है, ऐसा हम कह सकते हैं। ये जो एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास है, ये फिक्स्ड क्वांटिटी है। इट इज फिक्स्ड क्वांटिटी, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज, ये बदलने वाला नहीं है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि मान लो सपोज मैंने आपको बोला सोडियम का एटॉमिक वेट है 23, ये एटॉमिक मास है 23U, या फिर आप कह सकते हो AMU। U का मतलब यूनिफाइड मास, AMU का मतलब एटॉमिक मास यूनिट। सल्फर का एटॉमिक वेट है 32U। सो इस तरीके से जो भी एलिमेंट्स हमारे पीरियोडिक टेबल में है उनका एटॉमिक वेट पहले से ही डिसाइड किया गया है। इसलिए मैंने कहा कि एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास ये फिक्स्ड क्वांटिटी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो पर्टिकुलर एटम है, इस एटम में दो इंपॉर्टेंट भाग होते हैं, दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है न्यूक्लियस, जो एटम के सेंटर में होता है, और न्यूक्लियस के सराउंडिंग का जो पोर्शन होता है उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ओके, न्यूक्लियस एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। अब ये जो न्यूक्लियस होता है इस न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। इसमें होते हैं न्यूट्रॉन्स पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, ये होते हैं न्यूट्रल। ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, इन दोनों को मिलाकर, ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है, इन दोनों को मिलाकर एक वर्ड केमिस्ट्री में बनाया गया है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, इन दोनों को हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियॉन्स। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट की तरफ अगर हम आएंगे तो हमें समझ में आएगा कि न्यूक्लियस के सराउंडिंग में, सराउंडिंग ऑफ न्यूक्लियस के सराउंडिंग में हमें सर्कुलर पाथ्स दिखाई देंगे। सर्कुलर पाथ्स, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में सर्कुलर पाथ्स होते हैं। इन सर्कुलर पाथ्स में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व होते हैं। अब ये जो सर्कुलर पाथ्स है, इन सर्कुलर पाथ्स को हम कहते हैं ऑर्बिट, या इसी को हम कहेंगे शेल। देखो बेहद ही मजेदार है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, सबसे पहले हम देखेंगे एटम के सेंटर में न्यूक्लियस के सराउंडिंग में सर्कुलर पाथ है, अलग अलग सर्कुलर पाथ्स होते हैं। इन सर्कुलर पाथ्स को हम कहते हैं ऑर्बिट या फिर शेल। अब ये जो पर्टिकुलर शेल है, इस शेल में होता है सबशेल। देखो शेल में सबशेल, शेल कितने भी हो सकते हैं। एटम में कितने शेल यूटिलाइज करना है ये डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। सबशेल भी कितने भी हो सकते हैं, मगर कितने सबशेल्स यूटिलाइज करना है ये टोटली फिर किस पर डिपेंड करता है? इलेक्ट्रॉन्स पर। हमारे एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। तो जनरली सबशेल जो होते हैं उसको हम डिनोट करते हैं S, P, D, F, G, H, I एंड सो ऑन। अभी जो हमने ऑर्डर देखी थी 1S से लेकर 7P तक, वहाँ पर सिर्फ S, P, D, F ये चार चीज़ें ही थे। G, H, I अभी तक यूज़ में नहीं है। जब हमारा पीरियोडिक टेबल एक्सटेंड होगा तब जाकर हमें आइदर G लगेगा, H लगेगा, I लगेगा, मगर फिलहाल हमें S, P, D, F इन चार सबशेल पर ही फोकस करना है। तो देखो बेटा, शेल में होते हैं सबशेल में होते हैं ऑर्बिटल्स। देखो बेहद ही मजेदार है। सबशेल में होते हैं ऑर्बिटल्स और ऑर्बिटल्स में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ऑर्बिटल्स में कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑर्बिटल का मतलब क्या है? ऑर्बिट और ऑर्बिटल, इसमें कंफ्यूज करके नहीं लेना है। ऑर्बिट का मतलब है सर्कुलर पाथ, ऑर्बिटल का मतलब क्या है मैं यहां पर आपको बताऊंगा। देखो ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस की आजू बाजू का ऐसा रीजन
जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना सबसे ज्यादा है। रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, इसको हम कहेंगे ऑर्बिटल। रीजन अराउंड द न्यूक्लियस, देखो बेटा न्यूक्लियस के आजू बाजू की ऐसी जगह वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, तो इसको हम कहेंगे ऑर्बिटल। और ऑर्बिट जो होता है वो क्या होता है? सर्कुलर पाथ, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, वो सर्कुलर पाथ, जिस सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है। और ऑर्बिटल का मतलब होता है रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो ये सब होता है केमिस्ट्री में। तो इसी तरह से हम डिस्कस करने वाले हैं अलग अलग चीज़ें। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। जिनको समझ में नहीं आया या लेक्चर में जो कुछ भी प्रॉब्लम है, अगर आपको पूछना है तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो 9921634554। आपका जो भी क्वेरी है इस व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, मैं आपको आंसर दूंगा व्हाट्सएप पे। तब तक के लिए गुड बाय।